हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस, पेपर पैटर्न और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर तैयार किया गया है। और साथ ही जो है सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा और जो भी आपका स्कोर रहता है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण अध्ययन, साहित्य और पत्रकारिता या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार को जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है और इसकी जो शुरुआत है ये 1917 में की गई थी, यानी कि 1917 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको कोलंबिया विश्वविद्यालय और जो पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड है उनके द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ना, ये टोटल 22 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें कि पत्रकारिता की 15 श्रेणियां हैं और इसके अलावा जो 7 श्रेणियां हैं वो आपके पुस्तक, नाटक और संगीत की है। ठीक है। और इसका जो विजेता बनता है उसको 15,000 अमेरिकी डॉलर की जो है नगद धनराशि और साथ ही जो है एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि माता द्वारा महसूस की जाने वाली जो भ्रूण की हलचल होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी गुडेल संकेत या फिर ऑप्शन डी हैगर संकेत। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्विकनिंग। माता द्वारा जो भ्रूण की हलचल को महसूस करना होता है उसको क्विकनिंग कहा जाता है। ठीक है। और ये जो है ज्यादातर महिलाओं को लगभग जो है आपके 20वें हफ्ता के आसपास में जो है शिशु का हिलना डुलना महसूस होता है, तो उसी स्टेज को जो है कहा जाता है क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा जो है आपके एक रक्त जनित रोग है, यानी कि ब्लड बोर्न डिजीज इसमें से कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन है आपके पास में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हेपेटाइटिस सी जो होता है ये आपके एक रक्त जनित रोग है, यानी कि ब्लड बोर्न डिजीज है। ठीक है। और ये एक संक्रामक रोग भी है जो कि आपके एक वायरस होता है HCV, उसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस सी जो है किस अंग को प्रभावित करता है ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस सी में जो है आपके लीवर यानी कि जो यकृत होता है ये आपके प्रभावित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में मद्रास वर्ड को जो है इस तरीके से डिनोट किया जाता हो तो उसी कूट भाषा में जो है मुंबई को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि मद्रास को जो है किस तरीके से कोड लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर जो है मद्रास को नोट कर लिया है और उसके बाद जो है हम इसकी कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसको नोट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है। तो आप देखेंगे कि इस मद्रास वर्ड में जो है टोटल 6 लेटर हैं। ठीक है। जिसमें कि शुरू के 3 लेटर्स और जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं, ठीक है, इनको आपस में उल्टा लिखा गया है। जैसे कि डी को पहले लिख दिया गया है, एम को लास्ट में लिख दिया गया है और ए को बीच में। ठीक है। उसी तरीके से एस को पीछे वाले को आगे, आर को पीछे और ए को बीच में। ठीक है। तो उसी तरीके से जो है हम मुंबई को लिखेंगे। तो यहाँ पे मुंबई के लिए क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले मुंबई वर्ड को नोट कर देता हूँ। अब देखिए मुंबई को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा। ठीक है। बीच में यू एज इट इज रहेगा, फिर ये वाला एम आ जाएगा, तो यहाँ पर एम यू एम बन गया। फिर देखिए यहाँ पे आई आएगा, फिर यहाँ पे जो है बी आ जाएगा और बीच में आपका रहेगा ए। तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है आपके इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है ILO का, ये कहाँ पर पड़ता है। ऑप्शंस हैं पेरिस, फ्रैंकफर्ट, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यानी कि ILO, इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर देखेंगे
तो पेरिस में कौन सा है? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा आपके यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का मैंने आपको पहले भी बता रखा है और ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूयॉर्क में कौन सा है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी वाला पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा यूएनडीपी का। इसके अलावा जो है फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट भी फ्रांस के अंदर पड़ता है और यहाँ पर हो जाएगा आपके ईसीबी का। ईसीबी क्या है? तो ये है आपके यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है आपके पास में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में जो है कौन प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होता है या होते हैं? ऑप्शंस हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी कॉय। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए हरे पौधों की कोशिकाओं में जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो CO2 और जल होता है यानी कि H2O, इनके संयोग से जो है आपके पौधे मतलब कि भोजन निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार की प्रावस्थाओं में होती है, जिसमें कि पहली आपके प्रकाश आश्रित प्रावस्था होती है और दूसरी प्रकाश निराश्रित प्रावस्था। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके प्रकाश आश्रित प्रावस्था जो होती है ना, ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और जो आपके दूसरी होती है प्रकाश निराश्रित प्रावस्था, वो आपके मतलब कि आवश्यक नहीं है उसमें प्रकाश, और ये क्रिया जो होती है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा जो होता है ना उसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में, जिस युक्ति में जो है विद्युत आवेश संग्रहित किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं प्रेरक, संधारित्र, प्रतिरोधक या फिर परिणामित यानी कि ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपके लिए ऑप्शन नंबर बी संधारित्र। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में जो है परिवर्तन किए बिना उस पर जो है विद्युत आवेश की अधिक मात्रा संचित की जाती हो। ठीक है, यानी कि उसका जो है विद्युत विभव बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक चालक जिसमें की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका जो नेट चार्ज है ये क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस दिया गया है कि ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, जीरो या फिर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी विद्युत चालक तार में जो है विद्युत धारा का प्रवाह उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, जैसा कि हम सबने ये स्टेटमेंट पढ़ रखा है। और इस प्रकार जब चालक में तार में धारा का प्रवाह होता है तो किसी भी एकांक समय में जो है चालक तार से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बैटरी द्वारा उस चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल हो जाती है, जिसके कारण इस पे जो आपके नेट चार्ज होता है, ठीक है, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि मानव शरीर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या फिर जो है कोशिका रुधिर शर्करा स्तर के नियंत्रण में शामिल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शंस हैं पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, लेंगरहैंस द्वीप, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस या फिर ऑप्शन डी तिल्ली यानी कि स्प्लीन। तो देखिए यहाँ पे जो है आप समझिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। तो जो अग्नाशय होता है जिसको पैंक्रियास बोला जाता है, ये क्या है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये जो है मतलब कि दो ग्रंथिल उत्तकों की बनी होती है, जिसमें कि एक होता है एक्सोक्राइन उत्तक और दूसरा होता है एंडोक्राइन उत्तक। ठीक है, और एंडोक्राइन उत्तक के बीच में जो है एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह बिखरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस यानी कि लेंगरहैंस द्वीप्स। ठीक है, और लेंगरहैंस द्वीप्स की बीटा सेल्स जो होती है, ठीक है, लेंगरहैंस द्वीप की बीटा सेल्स कोशिकाओं से जो है इंसुलिन नाम का जो है हार्मोन निकलता है। ठीक है, जो कि रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस या फिर आपके लेंगरहैंस द्वीप की बीटा सेल्स की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको रीजनिंग का एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सवाल में बोला जा रहा है कि यदि टी का मतलब है मल्टीप्लाई, यू का मतलब है माइनस, एक्स का मतलब है डिवाइड और डब्ल्यू का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर जो है इस समीकरण का मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसका जो है एक्स, डब्ल्यू और टी की वैल्यू जो है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर जो है x की वैल्यू बोला गया है कि है आपके क्या
डिवाइड, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि W जो है प्लस को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 28 इंटू 4, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके 25 और ये हो जाएगा प्लस में 112। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कुछ नहीं है, 137 आ जाएगा। 137 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि डेली जो आपके क्विज होते हैं वो टेलीग्राम पर होते रहते हैं आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के अनुसार। इसके अलावा कुछ नोट्स और पीडीएफ्स जो होती है हमारी क्लासेस की, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते रहता हूं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक लवण जो कि जल में जो है कठोरता का कारण बनता है, हार्डनेस ऑफ वाटर। ऑप्शन हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट या ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि जल की कठोरता क्या है, ठीक है। तो जल की कठोरता दोस्तों दो प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता जो है जल को उबालने से दूर हो जाती है, लेकिन जो जल की स्थायी कठोरता होती है, ठीक है, वो उबालने से दूर नहीं होती है, ठीक है। और जो जल की अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होते हैं उनके बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और जो जल की स्थायी यानी कि परमानेंट कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, यानी कि समस्थानिक क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता हो उनको कहा जाता है आपके समस्थानिक, या फिर इंग्लिश में कहेंगे आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर क्या देखते हैं, H1, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसमें आपने क्या देखा कि इनमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनकी जो परमाणु संख्या है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर, ये तो समान है तीनों में, लेकिन जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, यानी परमाणु भार, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है आपके लिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है शिक्षा मंत्री कौन थे। सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ अदर ऑप्शंस पे भी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया के कैबिनेट के। ऑप्शन हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें जो है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये जो है आपके शिक्षा मंत्री बने थे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार पटेल के पास में क्या था, तो होम मिनिस्ट्री उनके पास में थी। इसके अलावा जो है आपके सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि IT डिपार्टमेंट उनके पास में था, ठीक है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास में खाद्य और कृषि विभाग था। और इसके अलावा दोस्तों आपके जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो जो है आपके लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो जो जगजीवन राम थे उनके पास लेबर डिपार्टमेंट था, ठीक है। और जो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उनके पास उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे वो, ठीक है। बलदेव सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो ये भी आपको याद रखना है, बलदेव सिंह वाला पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको एक एंटोनियम बताना है। वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है एमर्ज, ठीक है। एमर्ज यानी कि क्या होता है, प्रकट होना। एमर्ज यानी कि क्या होता है, एक तरीके से प्रकट होना, या फिर आप बोल सकते हैं उभरना, ठीक है। तो एंटोनियम बताना है, तो देखिए सरफेस, डिसअपियर, अनाउंस या फिर अपीयर। तो यहाँ पे आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कि डिसअपियर यानी कि एक तरीके से गायब होना या लुप्त हो जाना, ठीक है, गायब होना। तो ये जो है इसका विपरीत शब्द हो जाएगा, यानी कि एंटोनियम हो जाएगा। अपीयर यानी कि क्या होता है दोस्तों, अपीयर यानी भी प्रकट होना होता है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा ये। अनाउंस यानी कि क्या होता है, अनाउंस यानी कि घोषणा करना होता है। और सरफेस यानी कि दोस्तों सतह होता है, ठीक है, क्या होता है, सतह। चलिए आई होप सारे मीनिंग्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो है आपको बताना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर कौन सा है।
तो देखते ही आप समझ गए होंगे, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जर्नी, फ्यूरियस, फेलियर या डिलीशियस। तो जर्नी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है, क्योंकि जर्नी की स्पेलिंग क्या होती है, JOURNEY। ठीक है, जर्नी यानी कि होता है आपके यात्रा या फिर सफर। ठीक है, फ्यूरियस यानी कि क्या होता है, उग्र। ठीक है, या फिर आग बबूला होना। डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। ठीक है, फेलियर यानी कि तो आप सब जानते ही है, नाकामयाबी या फिर असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी पिंड की जो है ऊष्माधारिता किसके ऊपर निर्भर होती है। ऑप्शन है आपके पास में, मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी केवल पिंड के द्रव्यमान और उसके आकार पर, ऑप्शन सी उसकी डेंसिटी पर, या फिर जो ऑप्शन डी द्रव्यमान, आकार और तापमान पर। तो सबसे पहले इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि ऊष्माधारिता वगैरह क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ को जो है उसका तापमान मान लीजिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है वो उस पदार्थ की जो है आपके थर्मल कैपेसिटी या ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, और ये जो है केवल पिंड के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ऊष्माधारिता का मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस जो है इसका मात्रक होता है। क्या होता है, जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो आपके पास में क्वेश्चन है कि थर्मल फ्लास्क में जो है किसके द्वारा होने वाले ऊष्मा स्थानांतरण को कम करने के लिए उस पर रजतन यानी कि सिल्वर कोटिंग की जाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। उससे पहले ऑप्शंस देखिए, संवहन, चालन, विकिरण, या फिर ऑप्शन डी संवहन और चालन दोनों। तो देखिए, थर्मल फ्लास्क एक ऐसी चीज है जिसके अंदर और बाहरी परिवेश के बीच जो है ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत ही कम होता है। ये कांच की जो है दोहरी दीवार का बना हुआ होता है, जिसके बीच में से जो है हवा निकलकर जो है उसको मतलब वैक्यूम बनाया जाता है या फिर निर्वात उत्पन्न उसमें किया जाता है। ठीक है, यानी कि दीवारों के बीच में जो है कोई भी माध्यम ना होने के कारण उसमें चालन और संवहन जो है ना तो ऊष्मा अंदर से बाहर आ सकती है और ना ही जो बाहर से अंदर जा सकती है। ठीक है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन यानी कि विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सेंटेंस देखिए, डू यू वांट टू डैश द रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शंस देखिए, सब्सक्राइब, ट्रांसक्राइब, प्रिस्क्राइब या डिस्क्राइब। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, सब्सक्राइब ही बोला जाता है, यानी कि स्वीकार करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सब्सक्राइब। डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। ठीक है, हम बोलते हैं ना इसको सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार देखने के लिए या फिर लगातार पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए ट्रांसक्राइब यानी कि क्या होता है, प्रतिलिपि लिखना। डिस्क्राइब यानी कि क्या होता है, किसी चीज का वर्णन करना। ठीक है, डिस्क्राइब यानी कि क्या होता है, वर्णन करना। ठीक है, और प्रिस्क्राइब यानी कि क्या होता है, प्रिस्क्राइब यानी कि आपको सुझाना, कोई चीज आपको सुझाई जाती हो और उसको आप फॉलो करते हैं, या फिर एक तरीके से आज्ञा देना भी मान लीजिए, जैसे कि डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस स्थान पर क्या आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रिपीट हो सकता है, तो यहाँ पर हम अगर देखें कि क्या हो रहा है, तो इसको जो है हम यहाँ पे कॉलम वाइज सोल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दूं 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 161 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से जो है आपके 18 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, और फिर जो है उसमें से माइनस कर दूंगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास 243 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर, और माइनस कर लेंगे हम 12 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा 432। ठीक है, क्योंकि यही तो आना चाहिए था। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू में 432 रहेगा। अब ये 144 जो है इधर दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432 प्लस 144। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है जोड़ने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके आ जाएगी 576। अब देखिए 576 किसका स्क्वायर होता है, 576 होता है 24 का, तो x की वैल्यू 24 आ गई, यानी कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संगठक है। ठीक है, तो जिप्सम का पूछा जा रहा है।
जो कि आपके आमतौर पर सल्फर, कैल्साइट और डोलोमाइट के साथ जो है अवसादी जमाव के कारण बनता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसमें जो है 2H2O होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी से बनता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है कुछ फर्टिलाइजर्स और सीमेंट वगैरह बनाने में भी जो है इसको यूज में लिया जाता है। पीओपी में क्या हो जाएगा, CaSO4.12H2O हो जाता है, यानी कि उसमें जो है जल के अणु आधा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है क्वेश्चन है आपके लिए, मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी गुहिका, लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है इनमें से। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, क्रेनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बेसिक बायो में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, जो कि आपके लार्जेस्ट कैविटी है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है कौन सा रेडियो आइसोटोप जो है यूज में लिया जाता है। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफी बार जो आपके नर्सिंग वगैरह के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रोंशियम 89, सेमेरियम 153, रेडियम 223 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव को जो है यूज किया जाता है आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, और ये जो है सारे क्या है, रेडियो आइसोटोप्स हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक जो है ताप ऊर्जा की तरंग कहलाती है। विच वन ऑफ अमोंग द फॉलोइंग वेव्स आर कॉल्ड वेव ऑफ हीट एनर्जी। रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे या फिर सूक्ष्म तरंगे। तो देखिए जो अवरक्त तरंगे होती है यानी कि इंफ्रारेड वेव्स, इनको जो है ताप ऊर्जा की तरंग भी कहा जाता है। और देखिए विकिरण कब होता है, जब ऊष्मीय ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, और ऊष्मीय ऊर्जा युक्त इन तरंगों को क्या कहा जाता है, इंफ्रारेड वेव्स। और जब ये तरंगे किसी ठंडी वस्तु से टकराती है तो वे वस्तु के अणुओं की गति को प्रदान करती है, और जब वस्तु के कण जो है गति करने लगते हैं तो वस्तु गर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, एक पिंड का जो है भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां पर जो है जी की वैल्यू इतनी है, तो द्रव्यमान क्या होगा। अरे यार बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है W इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। ठीक है, तो सब चीजें आपको दी गई है, बस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या निकालना है, एम। तो एम निकालना है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W अपॉन जी। ठीक है, W अपॉन जी हो गया, तो 9.8 अपॉन में आ जाएगा आपके 9.8, यानी कि 1 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि मास तो किलोग्राम में होता है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मानव शरीर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या कोशिका जो है रुधिर शर्करा स्तर के नियंत्रण को शामिल। ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया था। ठीक है, आपको मैंने करवा दिया था, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो देखिए लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा सेल से होता है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आज का ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जिसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है कहां से होकर नहीं गुजरती है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है टोटल आपके 8 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसके लिए एक ट्रिक भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, मित्र पर गमछा झार, जिसमें कि 8 राज्यों के नाम आते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, टेलीग्राम को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।